Hello, Namaste, Vanakkam, Anayam. As you know, I am your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने जो आपको क्लास ली थी वो क्या थी, वो पॉलिटिकल साइंस की थी क्लास 12 के लिए। आज फिर मैं क्लास 12 के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस की नहीं, ये हिस्ट्री की वीडियो है। तो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। हिस्ट्री का जैसे पॉलिटिकल का चैप्टर 1 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसी तरीके से हिस्ट्री का चैप्टर 1 भी मैं आप लोगों का कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बन गई है और उसी प्लेलिस्ट में आपको वो 2 वीडियोस मिल जाएंगी जो फर्स्ट चैप्टर की है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अब ये जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मैं करा दूंगी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमने हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उस समय पर व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था में कोई ऐसा जैसे राजा या साम्राज्य जैसा कुछ नहीं था। लोग थे, इकट्ठा रहते थे, ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिले प्रॉपर्ली कि वहां पर राजा हुए होंगे या कौन उनकी मतलब सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी। ऐसे प्रॉपर कुछ एविडेंस नहीं मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन ये जो उसके आगे का टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ बदलाव आते हैं। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारत की कहानी है इस चैप्टर में जो दे रखी है। और इसमें जो बड़े परिवर्तन हुए हैं वो क्या परिवर्तन हुए हैं कि इस समय पर राज्यों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो राज्य बनने लगे और राज्य बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर राज्य करने के लिए किसी शासक की, किसी प्रशासक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, राज्यों के साथ साथ राजाओं का भी यहाँ पर उदय होता है। ठीक है, इसके साथ ही कृषि और किसानों का विकास, यहाँ पर कृषि क्षेत्रों का विकास, कृषि पद्धतियों का विकास होता है, साथ ही साथ किसानों का विकास भी इस समय पर देखने को मिलता है। तीसरा क्या था, नगरों और व्यापार का विस्तार भी इस समय पर काफी मतलब पहले से बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 बड़े परिवर्तन इस समय पर हुए थे। अब अगर हम बात करें कि इस समय की जानकारी के जो साक्ष्य है, या सबसे पहले आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्हें मतलब जब उस समय पर चली रही थी रिसर्च, तो उन्हें कुछ अभिलेख मिले। अब अभिलेख क्या होते हैं, जो कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, जो भी लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता था। और इन अभिलेखों की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि अशोक के शासनकाल से ही इनकी शुरुआत हुई थी। तो उन्हें जो अभिलेख मिले वो अभिलेख उस समय पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। और ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख ऐसा नहीं कि पहली बार किसी को मिले थे, मिले काफी लोगों को थे, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पाया था, इनका अर्थ नहीं निकाल पाया था। तो जेम्स प्रिंसेप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों का अर्थ निकाला और अर्थ निकालकर इनको समझने की कोशिश करी कि इसमें क्या लिखा गया है। तो एक बहुत बड़ा रोल इस समय को जानने में इन अभिलेखों का है। तो इसमें ना एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा था। जब इन अभिलेखों को उन्होंने पढ़ा तो एक शब्द था पियदस्सी, जो बार बार रिपीट हो रहा था। और ये पियदस्सी जो शब्द था, इसका अर्थ निकला मनोहर मुखाकृति वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर दिखता हो, मनोहर दिखता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर पियदस्सी बोला गया था। और अभिलेख क्योंकि अशोक के टाइम पर ही लिखे गए थे, मतलब अशोक के समय पर लिखे गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पियदस्सी शब्द है शायद अशोक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। ठीक है, तो उस समय पर ये तो हो गया आपका एक इंट्रो। उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस समय पर क्या ऐसी खास चीजें थी या क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जो इस काल को और विशेष बनाती हैं या पहले से अलग बनाती हैं। तो इस काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये जनपद या महाजनपद क्या होता है, तो जनपद क्या होता था, एक ऐसा एरिया, जैसे कि आपको पता है, जैसे कभी भी कोई जगह बस्ती है या कुछ होता है, तो जैसे अभी आप रह रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एरिया जो बिल्कुल आउट एरिया है, वहां पर क्या होता है, पहले 1 इंसान जाता है, 2 इंसान जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले थोड़े दूर दूर घर होते हैं, फिर वहां पर पास पास मतलब घर हो जाते हैं, फिर मार्केट वहां डेवलप होने लगती है। ऐसे धीरे धीरे करके कोई एरिया बसता चला जाता है ना। तो जनपद क्या हुआ करते थे, जनपद ऐसे ही भूखंड या एरिया हुआ करते थे जहां पर क्या हुआ, पहले लोग आए, उन्होंने अपना पांव जमाया और फिर वहां यहाँ पर आकर बस गए। उन्हीं जनपदों में से कुछ जो बड़े एरियाज हो गए, कुछ महान हो गए, कुछ विशिष्ट हो गए, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, तो काफी जनपद इकट्ठी होकर क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो ऐसी 16 महाजनपदों का उल्लेख इस समय पर हमें मिलता है। ठीक है, तो वो 16 महाजनपद कौन कौन सी थी, तो 16 महाजनपद थी आपकी वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती,
अंग, काशी, वत्स, मल, अस्मक, चेदी, सूरसेन, कंबोज और मत्स्य। ठीक है, ये आपकी क्या थी? 16 महाजनपद थी। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, अंग, काशी, वत्स, मल, अस्मक, चेदी, सूरसेन, कंबोज, मत्स्य। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप आगे इन फ्यूचर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो एक जीके के लिए, जीके जीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको इन 16 महाजनपदों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस काल के सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है ये, है ना। और क्योंकि पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क में, जो एमसीक्यू में आपको कोई ये नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं है या कौन सा एक महाजनपद है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 16 के 16 महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें इन महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी या क्यों ये विशेष रही, तो सबसे पहली बात कि इन महाजनपदों की क्या हुआ करती थी? अपनी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी, हर एक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ करता था? सेना और प्रशासन होता था, यानी कि हर एक यहाँ पर क्या होगी? राजधानी होगी, शासक होगा, शासक भी होते थे यहाँ पर। ठीक है, शासक होता था, उसकी सेना होती थी और वो सेना पूरा प्रशासन का कामकाज देखा करती थी। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आज आप देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है, उसके अंडर पूरी सेना, पूरी आपकी पुलिस फोर्स होती है, काम करती है। उस तरीके से यहाँ पर भी उस समय ये व्यवस्था चलती थी। ठीक है, कर वसूले जाते थे यहाँ पर, और जो राजधानी होती थी, राजधानी या पूरे शहर को किलेबंद किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, कि बाहरी आक्रमण यहाँ पर ना हो सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द का और उल्लेख हुआ है, क्या? कि गढ़। गढ़ जो है, एक तो जनपद होता था और एक होता था गढ़। ठीक है, कुछ जनपद जैसा ही होता था ये, लेकिन जो गढ़ होते थे वहां पर कोई एक शासक नहीं होता था, ऐसा उल्लेख मिला है। ऐसा पता चलता है कि जो गढ़ थे वहां पर लोगों का समूह शासन किया करता था, कोई एक व्यक्ति शासन ना करके क्या होता था? लोगों का समूह शासन किया करता था। और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस समय पर याद रखनी है, कि जो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ था उसकी रचना भी इसी काल में शुरू हुई थी। ये एक संस्कृत का ग्रंथ था, धर्मशास्त्र। इसकी रचना भी आपको इसी 16 महाजनपद वाले कार्यकाल में काल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपद एक बार दोबारा रिवाइज अगर हम करें तो कौन सी थी? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, अंग, काशी, वत्स, मल, अस्मक, चेदी, सूरसेन, कंबोज, मत्स्य। अगर आपके पास आए कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट थी? राजधानी अपनी थी, सेना प्रशासन अपना के अकॉर्डिंग काम होता था, कर वसूला जाता था, शहरों की किलेबंदी थी, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इन्हीं महाजनपदों में से, वैसे ये सभी महत्वपूर्ण थी, वैसे तो यहाँ पर काफी सारी आपके 16 महाजनपद है, ये 16 के 16 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 16 में से एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुई या इसके उदय का कारण क्या था, तो आप यहाँ पर देखेंगे मगध जो है वो काफी ज्यादा इनमें क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है, काफी अच्छी और इनसे अलग निकलती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्यों बनती है? उसके पास इतनी शक्ति क्यों होती है? सबसे पहले अगर हम मगध की स्थिति की बात करें तो मगध कहाँ पर स्थित था? तो आज का जो दक्षिण बिहार है, ठीक है, आज के दक्षिण बिहार में कौन स्थित था? को पहले क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। और ये जो मगध है, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी 2 राजधानियां रही हैं। पहले जो इसकी राजधानी थी वो राजगृह थी, और उसके बाद इसकी राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया गया और इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कहाँ था? आज का जो दक्षिण बिहार है उसे मगध कहा जाता था, और इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, अब बात करें अगर ये शक्तिशाली क्यों हुआ, मैंने आपसे कहा कि मगध एक शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, तो उसके कारण क्या थे? ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण या सबसे पहला कारण इसका था कि ये जो था ये गंगा नदी के मैदानी एरिया में स्थित था। ठीक है, तो गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में होने की वजह से, अब देखो जो भी एरिया नदी के आसपास होगा तो वहां पर उपजाऊ भूमि बहुत ज्यादा अच्छी खासी होगी, व्यापार हो सकता है, परिवहन हो सकता है ना। तो ये जो एरिया था गंगा के मैदानी क्षेत्र में था, इसीलिए यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण खेती अच्छी हो सकती थी। ठीक है, तो और इसीलिए तो पहला कारण था उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि का कारण था गंगा के मैदानी क्षेत्रों का होना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर लोहे की उपलब्धता भी अच्छी खासी थी। ठीक है, अब
एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि लोहे की उपलब्धता यहाँ पर बोला गया है। तो जो अगर हम बात करें हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां पे उसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि वहां पर वो मतलब लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, कांस्य और तांबे का प्रयोग किया करते थे। लोहे का सबसे पहले जो उपयोग शुरू हुआ है वो इन्हीं महाजनपद वाले काल में ही शुरू हुआ है, ठीक है। और लोहे की उपलब्धता यहाँ पर अच्छी खासी थी। अब लोहे की उपलब्धता से इसके शक्तिशाली होने का क्या फायदा है या क्या कारण है, तो ये इसीलिए शक्तिशाली हुआ क्योंकि लोहा है तो लोहे के यहाँ पर हथियार बन सकते हैं, ठीक है। सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे, इसके अलावा कृषि के लिए उपकरण इजीली बनाए जा सकते थे, और शक्तिशाली सेना, अब जब हथियार बन गए तो सेना तो अपने आप शक्तिशाली हो जाएगी, तो एक शक्तिशाली सेना के लिए भी लोहे की उपलब्धता का महत्व था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नदियों का लाभ, नदियों का क्या लाभ था, एक गंगा नदी तो थी, इसके अलावा यहाँ सोन नदी भी बहती थी, तो ये दोनों ही नदियां क्या थी, व्यापार और परिवहन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, या बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो शासक हैं वो काफी शक्तिशाली शासक यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि आपके बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, इनका जिक्र मिलता है कि इन्होंने मगध के विस्तार में काफी अच्छी भूमिका निभाई है, ठीक है। अब बात करें तो अब बात करते हैं, हमारा इस चैप्टर में आ जाता है मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश, देखिए आपने मौर्य वंश के बारे में पहले भी सुना होगा, काफी सीरियल्स वगैरह भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक द ग्रेट, ऐसे करके मूवी वगैरह भी है, तो आपने ऐसा नहीं कि पहली बार मौर्य वंश का नाम सुना हो, ठीक है। तो मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश में को स्थापित करने का जो श्रेय है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अकेले किसी इस शासन को नहीं स्थापित कर सकते थे, तो इनके जो सलाहकार थे वो कौन थे, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य कौटिल्य की सहायता से इन्होंने किसको, नंद वंश को हराकर, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, नंद वंश, ठीक है, नंद वंश को हराकर इन्होंने क्या करा, 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और इसका काफी विस्तार भी किया, ठीक है। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे या इनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार ने जैसे उनके पिता ने विस्तार किया उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, इस एरिया को विस्तृत किया बिंदुसार ने, और बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोक, ठीक है। अभी अशोक नहीं है, अशोक है, ठीक है। जब आप ग्रंथ मतलब जो भी आप अभिलेख वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर अशोक नहीं लिखा जाता, अशोक लिखा जाता है इनका नाम। तो ये अशोक जो अगर देखा जाए तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, ठीक है, प्रसिद्ध शासक थे, इन्होंने काफी ज्यादा मौर्य वंश का विस्तार किया है, ठीक है। अब बात करें इसका विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो पश्चिमोत्तर में अगर देखें तो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक के एरिया पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा था अपना, कि इन्होंने मौर्य वंश के मतलब मौर्य वंश ने, ठीक है। तो और बात करें, अब ये आता है कि हमें कहाँ से पता चलता है मौर्य वंश के बारे में, हम जानकारी कहाँ से इकट्ठी कर पाते हैं। तो मौर्य वंश को जानने के हमारे साक्ष्य हैं क्या, पहला है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है जो किसने लिखी थी, आपके चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी, उस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक बुक है आपके इंडिका, जो यूनानी राजदूत, ठीक है, यूनानी राजा थे कौन से, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उनके राजदूत आए थे मौर्य साम्राज्य में, इंडिका उनकी बुक थी, ठीक है, उन्होंने इंडिका लिखी थी। और क्या कौन थे वो राजदूत जो आए थे, उनका नाम था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज की इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके साक्ष्य। इसके बाद अभी काफी अच्छा सब कुछ चल रहा था, मौर्य वंश आपका बहुत अच्छे से विस्तार हो रहा था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तार किया, फिर बिंदुसार ने विस्तृत किया इसको, फिर अशोक भी उसी उसी तरह से इसका विकास कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर अशोक जो है अपना लास्ट एरिया जो उनका होता है कलिंग को जब वो जीतते हैं, मतलब कलिंग के लिए जब वो युद्ध करते हैं, तो कलिंग एक बहुत ऐसा एरिया होता है जिसके लिए सबका था कि मतलब काफी युद्ध चल रहा था। तो कलिंग को लास्ट में मतलब अशोक जीत तो लेते हैं, कलिंग के युद्ध में अशोक ने कलिंग पर कब्जा किया, लेकिन जब वो ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानी है कि जब वो उस युद्ध को लड़ रहे थे और युद्ध जब खत्म हुआ, कलिंग को जीतने के बाद अशोक बैठते हैं और सोचते हैं और देखते हैं अपने आसपास हजारों लोग जो हैं वो मरे हुए होते हैं, ठीक है, इतने लोगों का मतलब खून है, मतलब किसी के अपने बिछड़ गए,
और जिनका कोई मतलब अगर देखा जाए तो उनका कोई रीजन भी नहीं था कि वो क्यों मरे हैं, है ना। परिवार उजड़ गए लोगों के, सेना लड़ रही थी, लेकिन आम जनता का भी काफी नुकसान होता है। तो जब ये सब कुछ देखा अशोक ने, तो अशोक को मतलब ये फील हुआ कि ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, या कोई भी इंसान इसे क्यों कर रहा है, ठीक है। इससे किसी का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी लोगों का तो नुकसान ही हो रहा है। तो युद्ध करना किसी भी चीज का कोई मतलब अगर देखा जाए तो मतलब युद्ध जो है किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना। तो ये आखिरी युद्ध जो है वो लड़ते हैं अशोक कलिंग को जीतकर। उसके बाद वो वहां पर उस युद्ध भूमि पर ही ये ठान लेते हैं कि अब मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक है। और वो युद्धों को त्याग देते हैं। युद्धों को त्याग कर वो क्या करते हैं, वो युद्धों को त्याग कर धर्म का प्रचार करते हैं। अब ये जो धर्म क्या है, अशोक ने जिसका प्रचार किया, ये धर्म क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अशोक ने किस तरीके से धर्म का प्रचार किया, और भी जो नगर शासन वगैरह जो है वो बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आज के पार्ट में हमने हाफ कहेंगे या मतलब कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करनी है, अपने दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में। आप भी अगर नए आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली से चैनल को सब्सक्राइब कराना है। और मेरा चैनल में एजुकेशनल चैनल नहीं है सिर्फ, ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है। तो अगर आपको कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को कमेंट डाउन करें और मुझे रिव्यू दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।